माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। हम आज आप लोगों को कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का लेसन सेकेंड विलेन का ये लास्ट टॉपिक, अंतिम जो है कि टॉपिक को बता रहे हैं, ठीक ना। और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक है आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, कापी और पेन लेकर के जब भी वीडियो देखना है तो बैठ जाया कीजिए, ठीक ना। इसमें लास्ट टॉपिक है असामान्य अणुभार। क्या है ये असामान्य अणुभार? क्या है? जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, अणुसंख्य गुण के बारे में आप लोगों को बताया गया है। अणुसंख्य गुण के बारे में आप लोगों को बताया गया है। क्या होता है भाई अणुसंख्य गुण? तो किसी भी विलयन का वह भौतिक गुण जो कि विलेय पदार्थों के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ऐसे भौतिक गुण को अणुसंख्य गुण कहते हैं, ठीक ना। और अणुसंख्य गुण के 4 अणुसंख्य गुणों को हम लोगों ने अध्ययन किया है। क्वथनांक का उन्नयन क्रम से है। यदि नहीं अध्ययन किए होंगे तो हमारे वीडियो में मिलेगा, आपको मेरे चैनल से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए तो आपको मिलेगा, ठीक ना। तो पहला उसमें क्या अध्ययन करेंगे? क्वथनांक का उन्नयन। दूसरा हिमांक का अवनमन। तीसरा आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। ये मिल जाएंगे टॉपिक, थोड़ा इधर उधर वीडियो होगा, उसमें क्रम से मिला करके आप लोग निकालेंगे। अब उसी ऑर्डर में उन चारों अणुसंख्य गुणों का अध्ययन करेंगे तो आपको बाद में आएगा मिलेगा असामान्य अणुभार। क्या है ये? अणुभार 2 होते हैं, सामान्य और असामान्य। सामान्य मतलब किसी भी यौगिक को यदि हम जोड़ करके, जैसे H2O है, H2O, तो उसको यदि हम निकालते हैं H2O है, H के 2 है तो 2 गुणे 1 कर देंगे। अब प्लस ऑक्सीजन का 1 है तो 1 गुणे 16। तो ऐसे यदि हम अणुभार को निकालते हैं तो यह सामान्य अणुभार कहलाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हम ऐसे नहीं निकाल करके, जब किसी भी पदार्थ के अणुभार का निर्धारण अणुसंख्य गुणों के अध्ययन करने के बाद, ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि जब किसी भी यौगिक का अणुभार का निर्धारण अणुसंख्य गुणों का अध्ययन करने के बाद निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, तो वह अणुभार सामान्य अणुभार से कुछ अलग होता है। तो ऐसे अणुभार को असामान्य अणुभार कहते हैं। ये सामान्य है, लेकिन अणुसंख्य गुणों को अध्ययन करके उसके आधार पर यदि हम निकालते हैं अणुभार, किसी भी पदार्थ का अणुभार का निर्धारण यदि हम अणुसंख्य गुणों को अध्ययन करते हुए करते हैं तो वह अणुभार कुछ बदल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे अणुभार को कहते हैं असामान्य अणुभार, ठीक है ना। क्या कहेंगे? असामान्य अणुभार। तो हमारे सामने आ गया समस्या भाई, सामान्य अणुभार और असामान्य अणुभार। तो सामान्य तो ये हो गया और ये असामान्य। तो असामान्य अणुभार किसे कहेंगे? कि जब हम किसी भी पदार्थ के अणुभार का निर्धारण अणुसंख्य गुणों के अध्ययन करने के बाद करते हैं तो ऐसे अणुभार को असामान्य अणुभार कहते हैं। और यही से मिलता है आपका दूसरा टॉपिक, वांट ऑफ फैक्टर। क्या है भाई
तो 1880 ईस्वी में, इतने में 1880 में वांट हाफ एक साइंटिस्ट थे, वांट हाफ, अठारह सौ 80 में वांट हाफ ने वियोजन और संयोजन सीमा का निर्धारण करने के लिए, वियोजन मतलब जब किसी भी अणु को हम घोलते हैं तो टूट जाएगा, प्लस और माइनस में वियोजन, या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको घोलने पर बहुत सारे अणु आपस में संयुक्त हो जाते हैं। तो वियोजन और संयोजन सीमा को कितने सीमा तक वियोजित हो रहा है कोई भी पदार्थ और कितने सीमा तक संयोजित हो रहा है, इसको निर्धारित करने के लिए उन्होंने एक फैक्टर, एक कारक का उपयोग किया जिसे वांट हाफ कारक कहते हैं। क्या कर रहा है कि 1880 में वांट हाफ ने वियोजन और संयोजन की सीमा का निर्धारण करने के लिए, किसके लिए, वियोजन और संयोजन की सीमा को निर्धारण करने के लिए एक गुणांक कारक का प्रचलन किया, उपयोग किया, जिसे कहते हैं वांट हाफ कारक, और इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। इसके लिए किसी भी पदार्थ की वियोजन और संयोजन की सीमा को निर्धारित करने के लिए 1880 में वांट हाफ ने एक कारक का प्रचलन किया, इसे कहते हैं वांट हाफ कारक, और उसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है, ये वांट हाफ कारक क्या है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग। वांट हाफ कारक, वांट हाफ कारक कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, ये आई से कह रहा है कि किसी भी पदार्थ के प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण तथा परिकलित अणुसंख्य गुण। अब प्रेक्षित और परिकलित, प्रेक्षित मीन्स होता है प्रायोगिक, जो प्रयोग करके यदि हम अणुसंख्य गुण किसी पदार्थ के निकालते हैं, कैसे करके, प्रयोग करके वो, और एक मतलब डायरेक्टली हम निकाल देते हैं, जिसको परिकलित बोलते हैं। प्रेक्षित और परिकलित, पहले शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, प्रेक्षित, प्रेक्षित मतलब कि एब्जॉर्ब करके, उसका एक्सपेरिमेंट करके यदि हम अणुसंख्य गुण जो भी होता है निकालते हैं। और एक दूसरा होता है प्रेक्षित और दूसरा होता है परिकलित, गणना करके, परिकलित, ऐसे सीधे इसमें जो हम उसको जनरली जोड़ देंगे, घटा देंगे, ऐसे करके निकालते हैं तो उसको परिकलित कहते हैं। तो यही दो मतलब की वैल्यू है, और इसी के अनुपात को हम कहते हैं वांट हाफ। किसे कहते हैं, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण। ध्यान दीजिए, कौन सा, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण तथा परिकलित अणुसंख्य गुण के अनुपात को वांट हाफ कारक कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, प्रेक्षित, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, ठीक है ना, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण तथा परिकलित अणुसंख्य गुण, परिकलित
अणुसंख्य गुण के अनुपात को वन हाफ कारक कहते हैं और इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैसे? कैपिटल आई से, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब इसका जो है कि फॉर्मूला क्या होगा, तो आई इक्वल वन हाफ फैक्टर आई इक्वल, नोट कीजिए, अणुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान क्या होगा? अणुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान बटे में अणुसंख्य गुण का परिकलित मान, परिकलित मान ये हो गया। तो वन हाफ फैक्टर क्या है भाई? प्रेक्षित अणुसंख्य गुण तथा परिकलित अणुसंख्य गुण के अनुपात को वन हाफ फैक्टर, वन हाफ कारक कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और आई इक्वल अणुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान बटे में अणुसंख्य गुण का परिकलित मान, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये भी लिख सकते हैं आई इक्वल प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य गुण और बटे में सामान्य अणुसंख्य गुण, सामान्य अणुसंख्य गुण। पहले ही बताएं आप लोगों को हम, प्रेक्षित मतलब कि जो एब्जॉर्ब करके एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकालेंगे, प्रायोगिक वो कहते हैं, और सामान्य अणुसंख्य गुण जो कि जनरली हम ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है एक स्टेटमेंट, ये है कि जो अणुसंख्य गुण वन हाफ फैक्टर जो होता है आई, अणुसंख्य वन हाफ फैक्टर आई अणुसंख्य अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वन हाफ फैक्टर आई अणुसंख्य अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वन हाफ फैक्टर अणुसंख्य अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। इसके अणुसंख्य अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उस स्थिति में वन हाफ फैक्टर, वन हाफ कारक आई इक्वल सामान्य अणुभार अब बटे में असामान्य अणुभार, ये फॉर्मूला आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है?
तो वन फैक्टर आई इक्वल प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण बटे सामान्य अणुसंख्यक गुण। कह रहा है कि वन हाफ कारक अणुसंख्य अणुभार की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उस समय में वन हाफ कारक आई इक्वल सामान्य अणुभार, ठीक है ना, बटे में इसको लिख सकते हैं सामान्य, ये असामान्य अणुभार, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं और इसी के आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसको आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद इसका आगे क्या है कंडीशन। आगे कंडीशन ये है कि वन हाफ फैक्टर को यदि हम शामिल करने पर जो अणुसंख्य गुण का समीकरण हम लोग पाए हैं, अणुसंख्य गुण मतलब कि परासरण दाब, वाष्प दाब का पेशिका अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये चार अणुसंख्य गुण है, उसका समीकरण बदल जाता है यदि हम वन हाफ फैक्टर को शामिल कर दें। तो अणुसंख्य गुण के लिए जो चारों का बता रहे हैं समीकरण था वो बदल जाएगा और उसका समीकरण हो जाएगा, जैसे फर्स्ट था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, हम लोग जानते हैं P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल I इंटू N2 बाई N1। ये होता था ना कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इक्वल विलेय का मूल प्रभाव। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल I वन हाफ गुणांक इंटू N2 बाई N1, मीन्स विलेय का मूलों की संख्या बटे विलायक के मूलों की संख्या। तो यदि हम वन हाफ फैक्टर को शामिल करते हैं तो अणुसंख्य गुण वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का समीकरण ये हो जाएगा। यदि क्वथनांक का उन्नयन को हम उपयोग करते हैं, दूसरे में शामिल करते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या करते हैं, तो शामिल करते हैं तो डेल्टा TB इक्वल, इसका रूप बदल जाएगा, हो जाएगा I वन हाफ फैक्टर और उसके बाद KB इंटू M। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं डेल्टा TB क्वथनांक का उन्नयन, I वन हाफ कारक है और KB मूलल उन्नयन स्थिरांक है और ये स्मॉल m क्या है भाई, मूललता है। अणुसंख्य गुण में पढ़े हैं, नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा में भी हम तीसरे अणुसंख्य गुण में मतलब कि हिमांक के अवनमन में यदि हम इसको पढ़ते हैं, हिमांक का अवनमन, यदि इसमें हम इसको पुट करते हैं तो डेल्टा TF इक्वल I KF इंटू M, तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी हिमांक का अवनमन डेल्टा TF की हिमांक का अवनमन है, I वन हाफ गुणांक है, KF मूलल अवनमन गुणांक है, ये उन्नयन गुणांक था, ये अवनमन गुणांक है और M मूललता है। इसी तरह से और चौथे हम ये आपका परासरण दाब को यदि हम लेते हैं तो परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, तो पाई इक्वल I इंटू N2 RT बाई V। हम लोग जानते हैं पाई परासरण दाब है, I वन हाफ फैक्टर है, N2 मूलों की संख्या है, R
गैस नियतांक है, T टेम्परेचर है और V वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। इसके बाद हम और इसमें से एक टॉपिक चलो छूट गया है, उसके बाद कैलकुलेशन बताएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि आप लोग गौर कीजिए, ठीक। तो हम लोग देखते हैं स्वांट ऑफ फैक्टर में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ देखते हैं कि वियोजन तथा संयोजन की मात्रा का गणना हम लोग कैसे करेंगे। किसी मात्रा गणना करना है, वियोजन तथा संयोजन। क्या है ये भाई? तो जब किसी भी पदार्थ को हम घोलते हैं, तो जब घोलते हैं तो या तो उसके अणु संयुक्त हो जाते हैं घोलने के बाद, या विघटित हो टूटते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो जब डिसोसिएट होंगे मतलब कि क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तब अणुभार कुछ और आता है, और जब जुट जाते हैं तब अणुभार कुछ और आता है। तो यदि वांट ऑफ फैक्टर हमें ज्ञात करना है, वांट ऑफ कारक, तो संयोजन और वियोजन को हमें जो है कि गणना करना जरूरी है। उसके बाद ही हम संयोजन के बाद अणुसंख्य गुण और वियोजन के बाद अणुसंख्य गुण में क्या अंतर आता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, गणना करते हैं, तब वांट ऑफ फैक्टर आई का निर्धारण करते हैं। तो हमें वियोजन तथा संयोजन की मात्रा का गणना करना है। इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, इजी है, बस आराम से देखने हैं। तो वियोजन की मात्रा क्या होती है पहले हम लोग ध्यान देंगे, नोट करते चलेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। वियोजन की मात्रा अल्फा किसी भी विलयन में घोलने पर, पदार्थ पर घोलने पर साम्य की अवस्था में वियोजित अणुओं की कुल संख्या, जब घुल गया पूरी तरह से, उस कंडीशन में कितने अणु वियोजित हुए हैं, वियोजित अणुओं की कुल संख्या तथा कितना अणु लिए हैं, वियोजन से पूर्व लिए गए कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। किसे कहते हैं? वियोजन की मात्रा अल्फा किसे कहते हैं? तो विलयन में घोलने के बाद साम्य अवस्था पर विघटित अणुओं की संख्या, विघटित अणुओं की संख्या तथा वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को कहते हैं वियोजन की मात्रा। साम्य अवस्था पर वियोजित अणुओं की संख्या तथा कुल अणुओं की संख्या के अनुपात क्या कहते हैं? वियोजन की मात्रा कहते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल 1 प्लस फॉर्मूला है, इसको याद कर, इसी पर कैलकुलेशन होगा। 1 प्लस n माइनस 1, n क्या है? नंबर ऑफ कुल अणु इंटू अल्फा बाई 1, ठीक है ना। तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा वियोजन की मात्रा है, बाई 1, या इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल आई माइनस 1 बाई n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। या ये भी हम लिख सकते हैं कि वांट ऑफ कारक आई इक्वल एम सी मालिकुलर, मतलब अणुभार, सी मीन्स कैलकुलेटेड, मतलब कि गणना किया हुआ अणुभार, आई इक्वल गणना किया हुआ अणुभार अब बटे MO प्रायोगिक अणुभार। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा? परिकलित अणुभार अब बटे में प्रायोगिक अणुभार, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या चीज़? वियोजन की मात्रा। इसको फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, आगे काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद अब हम आते हैं संयोजन की मात्रा। तो संयोजन की मात्रा ये भी है अल्फा
इक्वल क्या है, संयोजन की मात्रा, संयोजन की मात्रा। अल्फा इक्वल संयोजित अणुओं की कुल संख्या। साम्य पर संयोजित अणुओं की कुल संख्या बटे में संयोजन से पूर्व अणुओं की कुल संख्या। कुल संयोजित अणुओं की संख्या बटे में कुल अणुओं की संख्या, मतलब जितने लिए हैं टोटल हुए अणु और साम्य पर कितने संयोजित हुए। मान लीजिए कि 20 लिए हैं तो 10 संयोजित हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 संयोजित के 5 बनाएंगे तो 5 बटे में ये 20। तो संयोजित अणु की संख्या बटे में संयोजन से पूर्व अणु की संख्या। अब हम वन टाइम फैक्टर आई से हम निकाल सकते हैं, आई इक्वल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ठीक है। अब बटे में 1, ठीक है ना, या हम लिख सकते हैं और अल्फा इक्वल 1 माइनस आई इंटू एन बाई N1 आई इक्वल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, या अल्फा इक्वल 1 माइनस आई कर लेंगे, जहाँ पर अल्फा वियोजन की मात्रा, संयोजन की मात्रा है, आई क्वांटा गुणांक है, एन नंबर ऑफ मतलब अणुओं की संख्या है। और ये इसके बाद हम लोग अब अगले वीडियो में गणनाएं करेंगे। इस लेसन पर जितनी भी आधारित गणनाएं हैं एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से ये जो है कि अनुरोध है कि आप लोग जितने भी वीडियो इसमें भेजा गया है, ठीक है ना, इस लेसन से रिलेटेड, आप लोग उसका अध्ययन कर लीजिए 1 या 2 दिन। इसके बाद न्यूमेरिकल जो है कि हम कराएंगे, और अपने मित्र को जिसको भी आवश्यकता है, अभी तो सब क्लासेस चल नहीं रहे हैं, तो उन लोगों को भी जो है कि इसका लाभ मतलब मिले, इसके लिए जो हमारा लिंक है उन लोगों के पास भेज दीजिए, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए और आइकन बेल दबा देंगे, जिससे जैसे जैसे हम इस पर आधारित गणना हम चैनल पर अपने जो है कि लोड करेंगे तो आप लोग को क्रम से मिलेगा। पहले हम इम्पॉर्टेंट गणनाओं को बताएंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ही आवश्यक होता है, जो आपके लिए थोड़ा कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। पहले उस टाइप की गणनाओं को हम बताएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बढ़िया से ध्यान कीजिए। थैंक्स।